So hello, good evening all. या अब देखो आपका मेन टॉपिक है जो हमें पढ़ा था कंप्यूटेशनल फिजिक्स क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही। अनयूजुअल अनयूजुअल डेटा है, उसमें क्या करेगा, यूजफुल डेटा निकालेगा। जिसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आप आर्ट में रहते हैं, ठीक है। अब आपको ये एनालाइज करना है, ये फाइंड करना है कि मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेके देता हूँ कि रेस्टोरेंट में एक केस स्टडी करनी है, और ये केस स्टडी क्या है की जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो कैसे बढ़ेगा। तो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, उसके डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि सपोज करो कि संडे वाले दिन जो है ना रेस्टोरेंट में लोग ज्यादा आते हैं, तो रेस्टोरेंट को क्या करना चाहिए, तो संडे वाले दिन रेस्टोरेंट चाहिए अपने को प्रिपेयर रखना चाहिए कि संडे वाले दिन लोग ज्यादा आएंगे, तो हमें ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत, फूड्स की जरूरत है, जो भी वो फास्ट फूड फिर जो भी वो सेल करते हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड की जरूरत है। अगर कि संडे वाले दिन कोई नहीं आने वाला, हम कोई प्रिपरेशन नहीं करेंगे और कोई नया नहीं बनाएंगे, कोई भी नई रेसिपी बनाएंगे, तो फिर उनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो उनको क्या करना चाहिए कि जैसे उन्होंने एनालाइज किया संडे वाले दिन जो है ना लोग ज्यादा खाना खाने के लिए आएंगे, तो उनको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है, जिससे उन्हें प्रॉफिट ज्यादा हो। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम कहीं रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पे जो ना रेसिपी जो भी हम डिमांड कर रहे हैं वो ना अवेलेबल हो, तो क्या रेस्टोरेंट वाले को प्रॉफिट होगा वहाँ पे? नहीं होगा। तो अगर वो ऐसे एनालाइज करके रखे कि मेरी ये वाली डिश जो है ना ज्यादा सेल होती है, तो उसके हिसाब से डिश को बनाएगा। तो ये भी एक डेटा का एनालिसिस करना होता है ना। तो वही डेटा साइंस होती है आपकी, कि जो अनयूजुअल डेटा होते हैं ना उसमें से यूजफुल डेटा को निकालना और प्रॉफिट के लिए शेयर करना, ठीक है। अब देखो ये आपका डेटा कैसे भी हो सकता है, ठीक है, आप जैसे भी स्टडी करना चाहते हैं डेटा के ऊपर वैसे ही कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, ठीक है, और फिजिकल स्टडीज होती हैं, या फिर आपको कुछ, हाँ क्या बोलना है? वॉइस क्लियर नहीं है वॉइस। वॉइस ही नहीं है, अभी क्लियर है वॉइस? अभी वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, 1 मिनट में फोन चार्जिंग पे लगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखो जैसे हमने बताया आपको कि डेटा जो है ना कैसा भी हो सकता है आपका। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है लाइक बायोलॉजिकल साइंसेस इन स्टडी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फिजिकल साइंसेस इट्स द स्टडी ऑफ फिजिकल रिएक्शंस, डेटा इज रियल डेटा एज रियल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड वी नीड टू स्टडी देम इफ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन देम, ठीक है। जैसा भी हमारे पास में डेटा है उसको अगर हमें एनालाइज करना है, ये निकालना है कि जो डेटा हम फाइंड करना चाहते हैं, जो भी हमें फाइंड करना है, उस डेटा को हमें कैसे यूज करना है, ठीक है, बस उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यूजेस क्या हैं डेटा साइंस के। एक्चुअल में देखो जो यूजेस हैं डेटा साइंस के वो बहुत ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल हैं, प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप जैसे अगर कोई कंपनी खोलते हो और आप कंपनी में ये एनालाइज ना करवाते हैं कि आपकी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट कितना ज्यादा सेल हो रहा है, तो आप कैसे प्रॉफिट को बनाएंगे फिर? तो आपको एनालाइज कराना पड़ेगा ना कि मेरा जैसे सपोज करो मेरी कोई कॉस्मेटिक की शॉप है
अमेरिको कॉस्मेटिक की कंपनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ये वाला जो सोप है या ये वाली जो क्रीम है वो ज़्यादा सेल होती है, तो मैं इसको ज़्यादा मैन्युफैक्चर करवाऊँ। तो वही चीज़ है ना, तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या डिमांड है, तभी तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे। अगर आप ये करें कि आप मैन्युफैक्चर करवाते जाएं और आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल ना हो, तो नहीं प्रॉफिट होने वाला फिर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या है डेटा साइंस। Data science is a field that involves using scientific methods, processes, algorithms, and systems to extract knowledge and insights from structured and unstructured data। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद में यूजेस क्या है डेटा साइंस के एक्चुअल में, देखो सबसे पहले आता है बिजनेस। बिजनेस में कैसे होता हुआ कि जो भी कस्टमर का डेटा है, ठीक है। अब जैसे मैं अब एग्जांपल देता हूँ बिजनेस में कैसा होता होगा। जैसे आपने ये देखा है कि जो आपकी फेसबुक है या आपका गूगल है या आपका यूट्यूब वगैरह है, वो क्या करता है, आपके डेटा को लेता है। जो कस्टमर डेटा होता है ना, आप उसके कस्टमर हो, आपके डेटा को लेता है। वो आपका इंटरेस्ट फाइंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। जैसे आप वीडियोस देखने वाले हो स्टडी की, तो स्टडी रिलेटेड आपको जो है ना एड्स वगैरह दिखाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे खाने के शौकीन हो, ठीक है, रेसिपीज बनाना सीख रहे हैं, तो आपको रेसिपीज वाली वीडियो सिखाएगा वो। जैसे आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे ना उसमें, तो वो आपके डेटा को एनालाइज करेगा, उसको यूज करेगा आपके लिए, आपके फायदे के लिए। अब उसको क्या फायदा है, क्योंकि उसको ये फायदा है कि उसको ये पता चलेगा कि आप, अच्छा आपको ये रेसिपीज वगैरह पसंद है, ठीक है, मैं रेसिपीज वाली जो है ना एड्स चलाऊंगा आपके लिए। आपको स्टडी पसंद है, तो मैं आपको क्या करूंगा, जो है ना स्टडी वाली वीडियो चलाऊंगा। अच्छा आपको लैंग्वेज सीखने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं लैंग्वेज वाली वीडियो चलाऊंगा। अच्छा आपको बिजनेस सीखने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो बिजनेस वाली। तो इस तरीके से डेटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हेल्थ केयर में होता है। हेल्थ केयर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो पूरा एक पेशेंट होता है उसके चेकअप्स को, ठीक है, उसके टेस्ट को एनालाइज करते हैं। उसमें से ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या जो है ना बीमारी है, क्या उसको डिसीज है, ठीक है, कैसी बीमारी हो सकती है। उस बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा को एनालाइज करके एक कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंस से तुम्हें पता ही है कि प्रॉफिट कमाना है, तो फाइनेंस मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमें। उसके बाद में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया आपके बिहेवियर को, आपके रिकमेंडेशन कंटेंट को, ठीक है, आपके इन्फ्लुएंसर्स को, जैसे आप कंटेंट देखते हैं उस हिसाब से आपको एड्स वगैरह दिखाता है। उसके बाद में इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज है, जैसे आईओटी का नाम आपने सुना है, आईओटी होती है, वो क्या करती है इसमें। तो देखो उसके अंदर क्या होता है कि आपका डेटा जो है ना पहले से फिट होता है, और वो डेटा क्या करता है, आपका एक पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है। एक एनालिसिस करके आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस तरीके से ये होगा। जैसे सपोज करो एक कार बनाई गई और वो कार ऑटोमेटिकली चलती है, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कैसे चलती होगी, तो वहां पे कम्युनिकेशन होता है डिवाइसेस टू डिवाइसेस। तो डिवाइस कम्युनिकेट करता है डिवाइस से, तो वहां पे जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो डिवाइस के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये क्या चीज है। जैसे हम लोग गूगल असिस्टेंट या फिर गूगल असिस्टेंट या फिर कॉर्टाना है या सीरी है, ठीक है, इस तरीके से जो असिस्टेंट होते हैं ना, जो बोर्ड्स होते हैं आपके, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे काम करते होंगे, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी जो भी कमांड है उसको समझते हैं, उसके बिहाफ पे या फिर उसके बेस पे आपको क्या देते हैं, आउटपुट निकाल के देते हैं। जैसे मैंने पूछा गूगल से कि गूगल मुझे ये बताओ, तो गूगल आपको क्या करेगा, वो आपके डेटा को समझेगा और आपको क्या करेगा, आंसर ला के देगा उसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस, ये क्या चीज है। देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, क्लियर करने से पहले एक चीज करते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि एप्लीकेशंस क्या हैं डेटा साइंस की। तो देखो डेटा साइंस की एप्लीकेशन सिंपल सी हैं। जैसे इंटरनेट सर्च क्या है, जैसे गूगल है, आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते होगे, तो वो सर्च होके कहाँ से आता हुआ, ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं डेटा पड़ा हुआ उसमें से आता हुआ, कहीं ना कहीं एल्गोरिथम्स लगाई होंगी हमने। उसके बाद में रिकमेंडेशन इंजन, जैसे स्पॉटिफाई आपका, तो आपको रिकमेंड करता है रहता है आपके डेटा को एनालाइज करके कि सर आपको ये वाला सॉन्ग सुनना चाहिए। अच्छा आप रोमांटिक मूड के हैं, तो आप रोमांटिक मूड के जो है ना म्यूजिक सुन सकते हैं। अच्छा आपको सैडनेस वाली म्यूजिक सुनने हैं, तो सैडनेस वाला जो है ना म्यूजिक सुनाएगा आपको। अच्छा आपको पार्टी वाले सुनने हैं, तो पार्टी वाला सुनाएगा आपको। अच्छा आपको हिप हॉप सुनना है, तो आप हिप हॉप सुन लें। तो इस तरीके से जो रिकमेंडेशन होती है जो आपके म्यूजिक प्लेयर्स हैं, वो कैसे होती होगी, वो आपको डेटा को एनालाइज करके होती है। जैसे सपोज करो मैं सॉन्ग वगैरह नहीं सुनता, लेकिन जो
इस्लामिक कव्वाली वगैरह है वो सुनता रहता हूँ, तो मेरे पास में वही आती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपका डेटा एनालाइज होता रहता है, पीछे आपको पता भी नहीं चलता, आपके डेटा को एनालाइज करते रहते हैं वो लोग। उसके बाद में इंटेलिजेंसी डिजिटल असिस्टेंट्स, जैसे गूगल असिस्टेंट के बारे में बताया हमने आपको। ठीक है, कोर्टाना था आपका, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है जैसे, और सीरी है एप्पल का। तो इस तरीके से जो इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट है वो आपको रेस्पॉन्स करती है, ठीक है, आपके डेटा को रेस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद में ऑटोनोमस ड्राइविंग व्हीकल, वेमो। ठीक है, अब इसके बारे में हमने कल बताया था, सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती है वो भी कोई ना कोई डेटा यूज करती होगी। ठीक है, वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, जीपीएस डेटा हो सकता है, आपका खुद का डेटा हो सकता है, कैसे भी डेटा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में स्मैप फिल्टर, स्पैम फिल्टर क्या होता है? स्पैम फिल्टर सिंपल ये होता है कि आपकी जीमेल पे जैसे स्पैम मेल्स ज्यादा आते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में जो मेल्स आ रही है वो किस टाइप की आ रही है। ठीक है, हमारी यूजफुल है कि नहीं है, या फिर वैसी अनयूजुअल जो है ना ईमेल्स आई जा रही हैं, भरा जा रहा है, तो वो चीज हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अब्यूजिव कंटेंट एंड हेट स्पीच फिल्टर। अब आपने फेसबुक वगैरह पे देखा होगा कि गंदा कंटेंट भी आता है फेसबुक पे। ठीक है, बहुत सारे आते हैं, कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है, कुछ नेक्ड जो है ना वीडियोस भी आती हैं, कुछ न्यूड फोटोज भी आती हैं। तो इस तरीके से जो अब्यूसिव या फिर हेट स्पीच वाला जो कंटेंट होता है ना, वो डेटा एनालाइज होता है कि ये डेटा कहीं उसके ऊपर तो नहीं है जिससे कहीं गलत इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, उसके बाद में रोबोटिक्स आता है। रोबोटिक्स क्या चीज है आपको पता ही होगा, रोबोट्स की जब हम बात करते हैं तो वो फील्ड होता है पूरा का पूरा रोबोटिक्स। अभी इसमें बॉस्टन डायनामिक्स क्या है, बॉस्टन डायनामिक्स कंपनी का नाम है जो रोबोट्स को बनाने का काम करती है। ठीक है, जो डेटा को एनालाइज करती है, पूरे जो रोबोट्स के डेटा होते हैं ना, कि रोबोट्स में कौन कौन सा डेटा एंटर करना है, कौन कौन सा नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसको बताती है। उसके बाद में ऑटोमेटिक प्राइवेसी डिटेक्शन टूल होता है एक, ऑटोमेटिक प्राइवेसी। पायरेसी का मतलब क्या होता है पता है? जो कॉपीराइट आप देखते हैं ना, कि जैसे सपोज करो मैंने किसी यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब वीडियो पे अपलोड कर लिया, तो आपको कॉपीराइट दे देता है, तो पायरेसी होती है आपकी। पायरेसी का मतलब कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब कि आपने किसी के कंटेंट को बिना परमिशन के, बिना उसकी इजाजत के आपने उसको यूज किया है। अगर आपने इजाजत ली होती तो वो पायरेसी नहीं देता आपको, कॉपीराइट नहीं देता। ठीक है, तो वो आपका डेटा एनालाइज होता रहता है। देखो एक टर्म आ रहा है आपके लिए, डेटा साइंटिस्ट। आपने साइंटिस्ट तो बखूबी जानते होंगे साइंटिस्ट के बारे में, साइंटिस्ट वर्ड बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे। तो ये डेटा साइंटिस्ट क्या है? फिर साइंटिस्ट तो हम जानते हैं, एरोनॉटिकल साइंटिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे वो भी साइंटिस्ट की तरह होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। ठीक है, ये भी होते हैं, बहुत सारे बहुत टाइप के साइंटिस्ट होते हैं, स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, निकोला टेस्ला, मिचियो काको, ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। लेकिन अभी ये डेटा साइंटिस्ट क्या है? डेटा साइंटिस्ट मतलब डेटा का जो साइंटिस्ट होता है, डेटा के बारे में जो एक्सपर्टाइज रखता है ना, जो एक्सपर्ट होता है, और जो डेटा के बारे में एक्सपर्ट होता है उससे यूजफुल चीजें निकालता है, ठीक है, उसको रिसर्च करता है, तो वही होता है आपका डेटा साइंटिस्ट। अब जो डेटा साइंटिस्ट टर्म है वो क्या है? देखो सिंपल सी चीज यही है कि जब आप डेटा साइंस पढ़ोगे तो आपको डेटा साइंस का पूरा स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि डेटा साइंस में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा क्या है। लेकिन अभी ये डेटा साइंटिस्ट जो वर्ड है ना, जो बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे, एआई वगैरह में बहुत पॉपुलर होता है, तो इसको बनाया किसने था, कौन लेके आया था डेटा साइंटिस्ट का नाम? तो उसका नाम था डीजे पाटिल और जेफ हैमरडर्ट। ठीक है, हैमर वाचर। ठीक है, जो ये दो साइंटिस्ट थे वो लेके आए थे डेटा साइंटिस्ट का वर्ड। वो भी खुद डेटा साइंटिस्ट थे क्योंकि इन्होंने ही ये डेवलप किया हुआ था। अब देखो डेटा साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि जो अनयूजुअल डेटा है उसको यूजफुल बनाना। कोई ना कोई बंदा ही करता होगा उसको, कोई ना कोई एम्प्लॉय ही होगा जो यूजफुल डेटा निकालता होगा। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा साइंटिस्ट। सिंपल, डेटा साइंटिस्ट की टर्म बहुत बड़ी है, अगर आप उसको समझोगे तो बहुत बड़ी टर्म है इसकी। जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, जैसे मैथमेटिक्स होती है उनकी, स्टैटिस्टिक्स होती है उनकी, प्रोबेबिलिटी उनको पढ़ना पड़ता है, क्वांटिटेटिव उनको पढ़ना पड़ता है, क्वालिटेटिव उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस के बारे में उनको बहुत नॉलेज होती है, स्पेशली मैथमेटिक्स के मामले में तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो। ठीक है, तो ये है आपका। देखो
डेटा साइंटिस्ट आर बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट विद द डिफरेंस, ठीक है। डेटा जो डेटा साइंटिस्ट है वो बिजनेस एनालिस्ट होता है, लेकिन जो डेटा एनालिस्ट होता है वो अलग होता है। क्या मतलब है कि जो डेटा साइंटिस्ट है वो प्रॉफिट की बात करता है, लेकिन जो डेटा एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, केवल डेटा को एनालाइज करता है, उसको प्रॉफिट है उससे मतलब नहीं है। जैसे सपोज करो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होगा, डेटा एनालिस्ट का काम होगा कि आपको बस ये फाइंड करना है कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, कितनों का नाम ए से आता है, कितनों का नाम बी से आता है, कितनों का नाम सी से आता है, कितनों का नाम डी से आता है, इस तरीके से उसको बस यही एनालाइज करना है बस। कितने लोगों के मार्क्स 50 से ऊपर है, कितने लोगों के परसेंटेज ज्यादा है, कितने के लोअर है, किसकी फर्स्ट डिवीजन है, किसकी थर्ड डिवीजन है, बस वही आपको एनालाइज करना होता है, उसको बोलते हैं डेटा एनालिस्ट, ठीक है, बस इतना है। लेकिन जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो प्रॉफिट की बात करता है, बिजनेस की बात करता है। अब देखो इसमें क्या है नीचे, डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या रिक्वायर है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन का मतलब क्या है कि उसको बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए, तभी वो डेटा साइंस बनेगा। उसके बाद में एक्सप्लोरिंग बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब क्या होता है, बिग डेटा का मतलब ये होता है बहुत बड़ा डेटा। बहुत बड़ा डेटा मतलब जैसे फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके पास में जो डेटा है ना बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो उसको बिग डेटा बोलते हैं हम लोग, बस सिंपल टर्म में। अब देखो क्या करता है एक डेटा साइंटिस्ट की जो स्किल्स है वो क्या है, देखो डेटा माइनिंग होता है, बिग डेटा होता है, रिसर्च एनालिटिक्स होती है उसकी, मशीन लर्निंग होता है उसका, उसको प्रोग्रामिंग आती है, पाइथन और आर दोनों आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डेटा एनालिसिस भी करना आता है उसको। तो ये चीजें जो डेटा साइंटिस्ट की हैं वो उसको आती है। डेटा माइनिंग का मतलब क्या है, डेटा माइनिंग का मतलब देखो सिंपल यही है कि जो डेटा है आपका उसको एनालाइज करना, माइन करना। जैसे हम लोग सोने को माइन करते हैं, सोने को ढूंढते हैं, क्या बोलते हैं उस टर्म को, जैसे हम लोग खदानों से जो कोयला निकालते हैं ना उसमें हीरा निकलता है, तो उसको माइनिंग बोलते हैं हम लोग, कोल माइनिंग। ऐसे हमें डेटा की माइनिंग भी करनी होती है, उसमें से कुछ ना कुछ अलग निकालना होता है, ठीक है। बिग डेटा मैंने अभी आपको बताया, बिग डेटा का मतलब क्या है, सिंपल कि लार्ज अमाउंट में जो डेटा होता है उसको हम बिग डेटा बोलते हैं। उसके बाद में रिसर्च एनालिटिक्स क्या होता है कि जो डेटा होता है आपका उसके ऊपर रिसर्च करना कि किस टाइप का डेटा है, क्या करना है इसका, क्या नहीं करना है। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग सिंपल यही है कि जो आपका डेटा है आपके पास में उसके द्वारा ये बताओ कि मशीन को क्या करवाना है, क्या नहीं करना। देखो मशीन लर्निंग जो टर्म होती है ना, मशीन लर्निंग, मशीन को सिखाना, ठीक है। मशीन को सिखाना मतलब मशीन ऑटोमेटिकली काम करे, हमने मशीन को कोई डेटा दिया, अब वो उस डेटा पे काम करेगी। जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जैसे हमने प्रोग्रामिंग की थी तो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी उसमें, तो जो इंस्ट्रक्शन दी थी हमने सिंपल, तो वो इंस्ट्रक्शन किस पे काम करती है, तो कुछ ना कुछ डेटा होगा तभी तो दी थी। हमने बोला था कि ए बराबर 20 होगा या ए बराबर 23 होगा, तो जो डेटा दे रहे हैं हम वो भी तो डेटा ही है, ठीक है। तो मशीन को बताना भी तो पड़ेगा ये हमारा डेटा है, इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन होंगी, तो डेटा देना पड़ेगा उसको। उसके बाद में प्रोग्रामिंग आती है आपकी पाइथन या फिर आर। देखो पाइथन का नाम तो आपने सुना है, कर भी रहे हैं आप लोग, लेकिन आर का नाम नहीं सुना। आर क्या है, आर देखो बहुत अच्छी लैंग्वेज है और ये भी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और इनके काम आती है। लेकिन जो आर है वो सेम पाइथन जैसी नहीं है, थोड़ी सी टफ है। अब आर को बनाने वाले कौन थे इसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन आर को जानना इतना जरूरी नहीं है जितना पाइथन को है। पाइथन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर इतना नहीं है। उसके बाद में डेटा एनालिसिस मैंने बता ही दिया आपको। अब देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं डेटा साइंस के, मैंने बोला कि डेटा साइंस के जो एडवांटेजेस वो सिंपल हैं, क्या होते होंगे, देखो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। क्या आप बता सकते हैं कि हम अगर किताब पढ़ें तो किताब में से जैसे हमने बुक्स पढ़ी, ठीक है, हमने फाइनेंस के ऊपर 10 किताबें पढ़ी, तो अब 10 किताबों को पढ़ के कोई ना कोई हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारा जो हमारा डिसीजन मेकिंग है, जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं, तो हमारे पास में क्या है, अब 10 किताबों का रेफरेंस है। अब हम 10 किताबों के बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला डिसीजन ऐसे लिया जाएगा, है ना, ऐसा ही थे ना। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो अपनी डिसीजन मेकिंग है डेटा के द्वारा, वो क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा पहले कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बेस पे फिर हम डिसीजन लेते हैं। समझ में आया ये वाला। उसके बाद में प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, देखो कि आपकी जो प्रॉफिट हो रही है, जो आपका आउटकम आ रहा है, जो आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन है, ठीक है, जो कस्टमर का बिहेवियर है, जैसे कस्टमर केयर वाले आपके पास में कॉल करते हैं तो आपका बिहेवियर देखा जाता है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है। जैसे आपने कॉल नहीं उठाया, 3 बार कॉल नहीं उठाया, 4 बार कॉल नहीं उठाया, तो आपको कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे कि ये वाला जो कस्टमर है मेरा वो कॉल नहीं उठाता है, तो उसके पास में वो डेटा हो गया
कि ये कॉल नहीं उठाता है इसको कम कॉल करो, अच्छा ये वाला कॉल उठाता है इंटरेस्ट लेता है तो ये वाला वो करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंटरनेट पे हम लोग अपना डेटा देते हैं ना, तो फिर हमें उसके लिए लोन वगैरह के लिए कॉल आने लगते हैं, सर अभी ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। तो वो जो डेटा है उसको क्या करते हैं हम लोग एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडल बनाते हैं, फिर क्या करते हैं उसको फ्यूचर में या फिर प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद में ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का सिंपल यही है कि डेटा को एनालाइज करके मशीन को देना, मशीन क्या करेगी उस पर काम करेगी, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग या फिर मॉडल सेक्शन बोलते हैं इसको। उसके बाद में पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन सिंपल यही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बाद में आप उसका रिव्यू देते हैं। जैसे मैं क्लास का रिव्यू लेता हूँ आपसे, तो आप रिव्यू देते हैं क्लास का कि क्लास कैसी थी। ऐसे आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद बताते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, तो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद में कॉस्ट रिडक्शन होता है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक बार हमें ये पता चल जाए, एनालिसिस हो जाए हमारा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे हमारी जो कॉस्ट है ना, जो हम प्रॉफिट चाहते हैं वो प्रॉफिट मिलेगा हमें, फिर लॉस नहीं जाएगा। तो ये है, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन का क्या मतलब, जैसे आपके पास में कॉल्स वगैरह आते हैं ना, तो वो जो कॉल्स आते हैं आपके पास में, तो आप उनसे ये पता कर सकते हैं कि मेरे पास में ज्यादातर मोस्टली जो कॉल्स आते हैं वो फ्रॉड वाले आते हैं, स्पैम वाले आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो डेटा को एनालाइज करके और डेटा को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और वहां पे फ्रॉडेबल जो एक्टिविटीज होती हैं आपकी, वो आपको बताई जाती है कि आपके जो फोन है, जो भी आपका नंबर है, उस पर फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं, जिससे आपको बचाया जा सके और आपका जो फाइनेंशियल लॉस है वो आपको पता चल पाए, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं कि हम कॉल आई या उसने बोला कि सर आपने 12 लाख की कार जीती है, या आपने इतने लाख का वो जीता है और इतने लाख का, तो फाइनेंशियल फ्रॉड वाले होते हैं। तो वही चीजें इंप्रूव हो ही जा रही हैं अब डेटा साइंस के द्वारा। डेटा साइंस, मैंने अभी आपको बताया कि डेटा साइंस कोई नॉर्मल फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है। आपने पहले भी पढ़ा था शायद इसके, मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, शायद किसी और ने पढ़ा। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, ठीक है। जैसे कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है, कस्टमर की नीड्स को फाइंड करके, ठीक है, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या विशेष हैं, उसके बेस पे अगर हम काम करें तो क्या हो सकता है, हम आउटकम जो है ना, हमारा जो आउटकम है, जो हमारा प्रॉफिट है, वो बढ़ जाएगा। ओवरऑल अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो जो डेटा साइंस है वो आपका, वो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करता है। बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना चाहिए एक कंपनी को या अपने आप को, बस, ठीक है। अब देखो और भी चीजें हैं इसमें जो बतानी थी। मैं पीपीटी तो खत्म हो गई है। अब देखो जैसे इसमें ये है मैथमेटिकल कंप्यूटिंग विद पाइथन, ठीक है, नमपाई। अब क्या है इसमें, नमपाई का मतलब क्या है, नमपाई एक लाइब्रेरी है आपकी जो डेटा एनालिस्ट के काम आती है, ठीक है। जहाँ पे आपका क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें से यूजफुल डेटा निकालते हैं। मैथमेटिकल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स होंगी जिनका यूज करके आप लोग क्या करोगे, यूजफुल डेटा निकालोगे। पाइथन में कैसे, पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है नमपाई, जो मैथमेटिकल सपोर्ट करेगी आपको और रिसर्च करने में, ठीक है। उसके बाद में साइंटिफिक कंप्यूटिंग। साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होंगी, साइंटिफिक डेटा को फाइंड किया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग मेडिकल साइंस में देखें तो हमारे डेटा को एनालाइज किया जाता है कि हमें क्या है, कैसे है, क्यों है। तो वो जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, हमारी साइंटिफिक कंप्यूटिंग होती है, वो कैसे होती होगी, तो वो इसी तरीके से होती है। तो पाइथन में क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक साइफाई नाम की एक लाइब्रेरी होती है, उसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। पांडास, पांडास एक लाइब्रेरी है जो डेटा एनालिसिस का काम आती है। डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे डेटा, देखो डेटा क्या है, डेटा सिंपल एक टेक्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में होता है, जो आप ये देखते हैं ना, वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है डेटा। अब टेक्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज फॉर्म में बनाते हैं, उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे आपने ग्राफ वगैरह देखे हैं, तो जो ग्राफ वगैरह होते हैं आपके, वो विजुअलाइजेशन है डेटा का, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस में एक वेबसाइट बहुत पॉपुलर थी, वर्ल्डोमीटर। देखो मैं दिखाता हूँ उसको, उसको कहते हैं वर्ल्ड ओमीटर, वर्ल्ड ओमीटर, ठीक है। ये मैंने वर्ल्डोमीटर डाला, अब ये देखो मैंने इसको ऑन किया, अब देखो ये क्या करेगी, आपको विजुअलाइजेशन दिखाएगी, किसका, डेटा का। जैसे मुझे करंट पॉपुलेशन बताना है कि करंट पॉपुलेशन क्या है, तो विजुअलाइजेशन दिखाएगी, ये देखो आपको विजुअलाइजेशन कहाँ है इसका,
तो आपको ग्राफ बना के दिखाएगा। ये देखो, ये तो इसका डेटा है जो टेक्स्ट फॉर्म में है, लेकिन अगर हमें ग्राफ देखना है तब तो किसी भी देश पे जाओ, वो आपको ग्राफ दिखाएगा। देखो ये रहा ग्राफ, ये बता रहा है कि कैसे कैसे आपकी पॉपुलेशन, आपके देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ वगैरह होते हैं ना, ये जो विजुअलाइजेशन हो रही है, इसी को विजुअलाइजेशन बोलते हैं हम लोग। ये जो शोइंग हो रही है, आपको रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ना, इस तरीके से लकीरों में बॉक्सेस बना के, हिस्टोग्राम जिसे हम बोलते हैं, तो वो उस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं, सिंपल। अब उसके बाद में है मशीन लर्निंग विद साइकिट लर्न। साइकिट लर्न आपका जो है ना एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम मशीन लर्निंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अवेयरनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। हाँ 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 हाँ, देखो अवेयरनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या है इसका, कि आपको अवेयर कराया गया साइबर सिक्योरिटी के उस पे। तो मतलब क्या है इसका, मतलब सिंपल ही है इसका, कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें ट्रस्टेबल है, कौन सी नहीं है। हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करें, कुछ भी डाउनलोड करें, तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। आज के टाइम पे इंटरनेट पे इतनी रविश हो गई है कि कुछ भी चीजों पे सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है हमारे लिए। हो सकता है कोई मालवेयर डाउनलोड हो जाए, हो सकता है कोई वायरस हमारे फोन में आ जाए, हो सकता है हमारे पीसी में कोई वायरस आ जाए। तो इसी चीज से बचने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है कि एक तरीके से ये मान लें कि क्राइम से बचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, और आपको ऑनलाइन फ्रॉड से, ऑनलाइन हैकिंग से या फिर इन सब से बचाती है आपको। इसको हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अटैक होते हैं, जैसे आपको कंप्यूटर का स्कैन कराना है, अपने फोन का स्कैन कराना है कि मेरा कहीं फोन इन्फेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, इन्फेक्टेड का मतलब क्या होता है, इन्फेक्टेड का मतलब ये होता है कि कहीं हैक्ड तो नहीं है, तो वो चीज आप एनालाइज कराते हो। मैं आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आपके काम की नहीं है। जो आपका काम का था वो डेटा एनालिसिस था, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आपको ना एक चीज दिखाते हैं जो मैंने बताया था आपको, कि मैं डेटा साइंस का आपको रोड मैप दिखाने वाला था। ये रोड मैप कैसे होगा, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। किधर है, देखो ये रहा एआई एंड डेटा रोड मैप। ठीक है, डेटा साइंस रोड मैप। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या, तो आपको लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस आना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। तो ये चीजें आपको पहले पता करना होंगी कि ये क्या चीज है मैथमेटिक्स में। जो डेटा साइंस है आपकी पूरी मैथमेटिक्स बेस्ड होती है। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स सीएलटी आता है आपके, हाई ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है आपकी, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग आता है आपका, ए बी टेस्टिंग आता है आपका। ठीक है, और उसके बाद में इंक्रीजिंग टेस्ट सेंसिटिविटी आता है आपका। ये सारे कोर्सेस बहुत सारी, ये आपके टॉपिक्स हैं जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, रेशियो मैट्रिक्स निकालना मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोमेट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद में कोडिंग आना चाहिए आपको। देखो इसमें क्या है, फंडामेंटल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स मतलब एक ऐसा वो होता है जहाँ पे हम रिग्रेशन की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। ठीक है, फिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि क्या कैसे होता है। ठीक है, किस टाइप का डेटा क्या है, उस हिसाब से हम बात करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कोडिंग आती है आपकी। कोडिंग में क्या, पाइथन और आर लैंग्वेज जो आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद में आपको डेटाबेस वगैरह सीखना होता है। ठीक है, एसक्यूएल वगैरह है जो आपको सीखना पड़ेगा पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर देखो एसक्यूएल भी है, आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में भी पता होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्या होता है, वो एक फील्ड ही होता है डेटा साइंस का, जो छोटे लेवल पे होता है। ठीक है, जहाँ पे हम ये बता रहे होते हैं कि जो डेटा है हमारा वो कंप्यूटर के अंदर किस हिसाब से सेव होगा, कहाँ सेव होगा, किस तरीके से हमें सेव करना है। जैसे हम घर का अरेंजमेंट करके रखते हैं, ऐसी कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा हमें कि डेटा को तुम्हें इस तरीके से अरेंज करके रखना है, तभी वो अरेंज करके रखेगा। जैसे हम घर को अरेंज करके रखते हैं सारा कुछ, हमारी बुक शेल्फ अलग होती है, हमारी स्टडी टेबल अलग होती है, उस पर सामान अलग रखा होता है, हमारी रूम का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। ऐसे हमें डेटा का भी स्ट्रक्चर बनाना होता है कि ये है, ये है और ये है।
तो हमें बताना पड़ेगा कि एरेस में कैसे डेटा को स्टोर करेंगे, लिंक्ड लिस्ट में कैसे करेंगे, स्टैक में कैसे करेंगे, क्यू में कैसे करेंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। डेटा साइंस, वो सॉरी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। एल्गोरिथम के बारे में आपको पता होना पड़ेगा, क्योंकि एल्गोरिथम बहुत वास्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग आपको आना चाहिए। देखो मशीन लर्निंग बहुत बड़ी है। मशीन लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया, मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, मशीन लर्निंग मतलब मशीन को हमको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको मशीन को कुछ बताना पड़ेगा, जैसे पैटर्न को रिकॉग्नाइज कराते हैं हम लोग कि ये मेरा पैटर्न है। जैसे आपने फेशियल रिकॉग्निशन देखा है, तो फेशियल रिकॉग्निशन के बेस पे वो काम करती है, मशीन काम करती है आपकी, कि अच्छा ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक नहीं है, ये कंपनी के ओनर है, ये कंपनी के ओनर नहीं है, अच्छा इनका ये फिंगरप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट नहीं है। तो इस तरीके से जो मशीन होती है वो डिसीजन लेती है। और उसके बाद में डीप लर्निंग होती है आपकी, ठीक है। CNN न्यूरल नेटवर्क होता है, CNN कंप्यूटर न्यूरल नेटवर्क करता है, RNN रेस्ट्रीफ्यू और न्यूरल नेटवर्क होता है। तो इस तरीके से ये सब सिस्टम होते हैं आपके, ठीक है। ट्रांसफर लर्निंग वगैरह ये बहुत अगर आप चाहो तो मैं बता दूंगा इनको एक्सप्लेन कर करके, जैसे आप चाहें तो बता देंगे। ML oops होता है, ठीक है, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि जो आपका जो भी आपने बनाया है डेटा साइंस का प्रोजेक्ट, वो किस तरीके से काम करेगा और वो डिप्लॉय कैसे होगा, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर, जल्दी खत्म हो गया आज।